हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। ऊर्जा का वह रूप जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है उसे प्रकाश कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सेंस एक ही हुआ। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे प्रकाश के गुण को, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट या फीचर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। प्रकाश के गुण में सर्वप्रथम गुण होता है प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये आप समांगी माध्यम में कह सकते हैं। प्रकाश सरल या सीधी रेखाओं में गमन करता है। दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसे गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा प्रकाश का गुण है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। चौथा गुण है प्रकाश की चाल निर्वात यानी हवा में सबसे अधिक होती है, अर्थात 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगले बात को सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन को। प्रकाश का परावर्तन आपकी मैट्रिक क्लास में कई बार पूछ चुके हैं और पूछे जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव समान होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हुआ। किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बढ़ने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब कोई प्रकाश की किरण नहीं होती है। इसे आपतन कोण और परावर्तन कोण को सेपरेट करने के लिए एक लंब डाला जाता है आपतन बिंदु पर, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे प्रतिबिंब को, कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। प्रतिबिंब का परिभाषा यानी इमेज का परिभाषा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग यहाँ सीखें। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ये भी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होती है, एक आभासी प्रतिबिंब होती है, और यहाँ आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहा जाता है।
तो यहाँ हम लोग सीखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की क्या परिभाषा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा है, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हुआ। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा हमेशा होता है, यानी यह प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है और दर्पण के सामने बनता है। इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अब आभासी प्रतिबिंब को जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या है, इनकी क्या परिभाषा है। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब का क्या गुण है, इस चीज़ को जानते हैं। इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब प्रायः हमेशा सीधा होता है। अगली बात, आभासी प्रतिबिंब जो होती है ये एक कह सकते हैं आभास या काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर हम लोग यहाँ सीखेंगे और याद रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को अंतर स्पष्ट करें। तो यह देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में आपको लिखना है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होती है यह किरणों के वर्चुअल या काल्पनिक कटान से बनता है। इस प्रतिबिंब को हमेशा, यह प्रतिबिंब जो होती है वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होती है दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, 3 अंतर भी दे सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे के हम क्लास में आगे की चीज़ को जानेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। सबसे पहले समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब से को जानने से पहले हम लोग सीखेंगे दर्पण क्या होता है। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर क्या है, इस चीज़ को जानेंगे। दर्पण एक अपारदर्शी चमकीला पदार्थ होता है जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन कराता है। अर्थात वह चमकीला अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन कराता हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार की होती है। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण क्या होते हैं। तो जो आप दर्पण चेहरा देखने में घर में करते हैं उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन होती है या समतल होती है या चिकनी होती है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के कुछ बात को समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी एवं सीधा होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। यानी जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी ही दर्पण के पीछे दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि जितनी ऊंचाई का प्रतिबिंब वस्तु होगा उतनी ही ऊंचाई का उसका
इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा। अगला तीसरा इसका गुण है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण है, प्रतिबिंब दर्पण की उतनी पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होती है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब हुआ दायां भाग बाएं की ओर, बायां भाग दाएं की ओर दिखाई देना। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पार्श्व परिवर्तन का क्या मीनिंग होता है। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां दाएं ओर प्रतीत होता है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण को यहाँ जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, उस चीज़ को जानते हैं। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहे जाते हैं एस्फेरिकल मिरर। तो एस्फेरिकल मिरर क्या होती है, इस चीज़ को जानते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इस चीज़ को जानते हैं। तो गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे एस्फेरिकल मिरर कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण कहते हैं। याद एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की यहाँ परिभाषा हम लोग जाने और यहाँ आप समझ सकते हैं गोलीय दर्पण की क्या बात कही है। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। कहने का मीनिंग वही हुआ, गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण की परिभाषा यहाँ जानेंगे और उत्तल दर्पण की परिभाषा जानेंगे। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी पूछे जाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी पूछे जाते हैं अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। तो ये खास टॉपिक है आपकी क्लास का, आप इसे याद कर लेना है। तो जानते हैं हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण क्या है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है, यानी अंदर की ओर धसी रहती है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी रहती है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण जो है, इस अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं ये आगे क्लास में आप लोग को बताएंगे, जो कि आपकी क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। आगे क्लास में जानेंगे। उत्तल दर्पण को जानते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर ओवरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को एक और नाम से जाने जाते हैं जिसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ जाने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा जानने के बाद यहाँ पर आपको एक और दर्पण को पढ़ने के लिए मिलेगा जिसका नाम है परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण को आगे की क्लास में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।